हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और जस्ट नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। मीन्स उसमें हमने बात की थी आर्टिकल 55 की। उसमें मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और उसमें हमने बात की थी कि आखिर में कौन कौन से लोग होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति का को चुनते हैं। लेकिन उस वीडियो के देखने के बाद में बहुत से लोगों के कमेंट आए कि बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा कि आखिर में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इस पर आपने डिटेल में बात नहीं की है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को मेरा बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो अगर आप लोगों ने भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को पहले नहीं पढ़ा है या पहले नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप लोग इसका वीडियो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को समझें। उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। इनमें जो लोग वोट करते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। मैंने बताया था कि संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और दूसरे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके अलावा राज्य की जितनी भी विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा होता है वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश मीन्स दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अपना वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देते हैं। तो चलिए, ये सब बातें हो गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया है या उनके वोटों की वैल्यू निकाली गई है। किस तरह से वोटों की वैल्यू, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम मुख्य रूप से बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। अभी 25 जुलाई को ही हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले चुनाव आयोग इस पर वोटिंग करवाएगा। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हम बेसिकली एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको इस एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ही समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले जो कैंडिडेट होंगे वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे, मीन्स जाके वहाँ पे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं। एक हमारे हैं पप्पू, दूसरे हैं लल्लू, तीसरे हैं कल्लू और चौथे हैं अलगू। इन लोगों ने राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जीत के लिए जो आवश्यक मत होता है वो कितना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कुल मान लीजिए 103 वोट है। ठीक, 103 वोट है हमारे पास। तो जीत के लिए आवश्यक मत कितना चाहिए, मीन्स ये चारों कैंडिडेट हमारे जो हैं वो मैदान में आ गए, वोटिंग हुई। तो अब ये पहले निर्धारित करना होगा कि कितने वोट इनको चाहिए। तो उसके लिए हम निकालेंगे कि जीत के लिए आवश्यक मत कितना चाहिए इन कैंडिडेटों में से किसी एक को कि वो भारत का राष्ट्रपति बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीत के लिए आवश्यक मत उसकी गणना कैसे करेंगे कि कुल वैध मत, मान लीजिए 102 वोट है, उनमें से 100 वोट जो है वो वैध है, मीन जो मान्य है, बाकी 2 वोट इनवैलिड हो गए, वो अमान्य हो गए। तो 100 मत। फिर उसके बाद में इसको हम डिवाइड करते हैं निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या से। मीन्स भारत के राष्ट्रपति का केवल एक ही पद होता है। ठीक, तो कितने व्यक्ति निर्वाचित हो रहे हैं, केवल एक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कुल वैलिड वोट है वो है 100। हमारे पास निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कितने हैं, एक, मीन्स एक ही राष्ट्रपति को चुना जाना है। उसमें हम एक को ऐड करेंगे और प्लस इसको डिवाइड करने के बाद में इसमें हम एक को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 100 डिवाइड बाई 2 + 1। ये हमारा कितना आ गया, 51 वोट। मीन्स अगर 100 वैलिड वोट पड़े हैं तो उसके आधे से एक ज़्यादा वोट अगर किसी को मिल गया तो वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दें, मान लीजिए 102 लोग जब आएंगे वोटिंग करने के लिए, ठीक है, तो इनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। इस तरह से एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जिनमें इन चारों लोगों के नाम रखे होंगे। आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग जाते हैं जब वोटिंग करने
तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी एक उम्मीदवार के आगे अपना ठप्पा लगाएंगे या उसके आगे की बटन दबाएंगे ईवीएम को और उसको वोट दे देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमको जाके क्या करना है, वहाँ पे जो लोग जाएंगे, विधायक या सांसद जो जाते हैं, उनके सामने नाम लिखा होगा बैलेट बॉक्स में और उन्हें अपना प्रेफरेंस चुनना होगा। मीन्स उन्हें वरीयता क्रम देना होगा कि उनकी पसंद कौन कौन है। मीन्स इन चारों में से वो पहले स्थान पे किसको राष्ट्रपति के रूप में पसंद कर रहे हैं, दूसरे पे किसको पसंद कर रहे हैं, तीसरे पे किसको पसंद कर रहे हैं और चौथे पे किसको पसंद कर रहे हैं। मीन्स इसी को हम लोग कहते हैं कि उन्हें वरीयता क्रम में बांटा जाएगा कि आपको सभी को अपनी वरीयता देना है। मीन्स किसी एक को आपको नहीं चुनना है। तो इस तरह से मान लीजिए 100 लोग आए, उनको बैलेट पेपर दिया गया, उन्होंने अपना प्रेफरेंस सभी को दे दिया। अब जब पहले चरण की गिनती हुई, ठीक है, हमारे पास कितने वैलिड वोट हैं, 100 वोट हैं। 100 वोटों की जब गिनती हुई तो उसमें से ये पता चला कि पप्पू को हमारे मिल गए हैं कितने वोट, 40 वोट। ठीक, लल्लू को मिल गए हैं हमारे कितने वोट, 30 वोट। कल्लू को कितने मिल गए हैं, 20 वोट। और अलगू को कितने मिल गए हैं, 10 वोट। चाहिए था हमें कितना वोट, चाहिए था तो हमें 51 वोट। तो चाहिए 51 वोट, लेकिन जो हमारे सबसे बड़े मीन्स जो जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं पप्पू को केवल 40 वोट मिले हैं। मीन्स वो जो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक मत है उससे उन्हें 11 मत कम मिले हैं। मीन्स 11 वोट उन्हें कम मिले हैं। अब यहाँ पे होगी दूसरे चरण की गिनती। ठीक है, दूसरे चरण की गिनती होगी। उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला होता है, ठीक, उसको बाहर कर दिया जाता है। मीन्स अब अलगू भाई साहब से कहा जाएगा कि ऐसा है कि आप अब बाहर हो लीजिए, आप अब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, अगली बार ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अलगू के लेकिन 10 वोट, अब ये तो नहीं है कि इनके 10 वोट जो है उनको बाहर बर्बाद हो गए। मीन्स इनके 10 वोट बर्बाद नहीं होंगे। चलिए इसको क्लियर करते हैं एक बार आपको। अब इन जो 10 लोग अलगू को वोट दिए हैं, इन्होंने पहली वरीयता में अलगू को चुना था। ठीक, इन 10 लोगों ने पहली वरीयता में अलगू को चुना था। लेकिन अब क्या करेगा चुनाव आयोग, जो गिनती कर रहे होंगे वो लोग देखेंगे कि इन 10 लोगों ने दूसरी वरीयता में किसको चुना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पहली वरीयता में अलगू को चुना है तो बाकी दूसरी सेकंड प्रेफरेंस में उन्होंने इनमें से किसी एक को चुना होगा। अब चुनाव आयोग क्या करेगा, मीन्स जो लोग गणना कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि सेकंड पर इन्होंने किसको चुना है। तो उसमें जब सेकंड राउंड की इनकी सेकंड वरीयता क्रम को इनके देखा गया इन 10 लोगों के, तो उसमें पाया गया कि इनमें 5 लोगों ने तो पप्पू को दिया है सेकंड वरीयता। ठीक, 3 लोगों ने लल्लू को दिया है और 2 लोगों ने कल्लू को दिया है। ठीक, अलगू को अब बाहर कर दिया गया और इनसे अब कोई मतलब नहीं, इनके 10 वोट भी इसमें ऐड हो गए। फिर मामला गड़बड़ हुआ। देख रहे हैं कि पप्पू को अभी भी केवल 45 वोट मिले। ठीक है, उसके अलावा लल्लू को मिले कितने, 33। कल्लू को कितने मिले, 22 वोट। ठीक है, अभी भी इनके पास 6 वोट कम है। हालांकि आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा क्लियर कर लीजिए इसको। ठीक है, अब चुनाव आयोग क्या करेगा, मीन्स जो लोग गणना कर रहे हैं वो क्या करेंगे। अब ये उठाएंगे भैया कल्लू को, कल्लू से कहेंगे ऐसा है आप 22 वोट केवल पाए हैं, आप भी अब नहीं बन सकते हैं। तो कल्लू के इन 22 वोटों को निकाला जाएगा और इन 22 वोटों को फिर से काउंट किया जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने वाला एक फैक्टर है। ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों ने तो पहली वरीयता दी है कल्लू को। ठीक है, और इन 2 लोगों ने दूसरी वरीयता दी है कल्लू को। मीन्स इनने पहली दी है, इन्होंने दूसरी दी है। तो हम क्या करेंगे, इन 20 लोगों के तो हम दूसरी वरीयता को चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 2 लोग हैं इनकी हम तीसरी वरीयता को चेक करेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये जो 2 लोग आए हैं बाद में, ये तो अलगू के थे। मीन्स इन्होंने पहली क्रम अलगू को दिया था, दूसरा प्रेफरेंस इन्होंने कल्लू को दिया था। तो हम क्या करेंगे, अब इनका दूसरा वरीयता तो समाप्त हो गया, तो इसीलिए हम चूज करेंगे इनकी तीसरी वरीयता को। लेकिन ये 20 लोग जो हैं, इन 20 लोगों ने अपना पहला वरीयता दिया है कल्लू को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल्लू को चूज करेंगे। तो इन 20 लोगों के हम सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे और इन 2 लोगों के हम थर्ड प्रेफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रेफरेंस से हमें बाद में पता चला कि इन 22 लोगों में से हमें मैटर नहीं करता है कि किन्होंने दूसरा है, किनका तीसरा है। बस बेसिकली हमें देखना है कि इन्होंने किसमें कितना किया है।
लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है, जैसे मान लीजिए कल्लू वाले में हम दूसरी वरीयता को चेक कर रहे हैं। अब इस दूसरी वरीयता में चेक करने के दौरान हमने क्या पाया कि इसमें से मान लीजिए 5 लोग ऐसे निकल गए कि जिन्होंने सेकंड वरीयता तो दी है अलगू को। फिर क्या करेंगे, अलगू तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन 5 वोट इनके सेकंड प्रेफरेंस में फिर आ रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे गणना करने वाले, फिर वो लोग तीसरी वरीयता चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, समझिएगा। फिर वो इन 20 लोगों के, इन 5 लोगों के तीसरे क्रम को चुनेंगे। इन 3 लोगों के अभी जो 5 लोगों का तीसरा प्रेफरेंस चुनेंगे, उनमें से केवल यही 2 लोग आएंगे, क्योंकि इन्होंने 5 लोगों ने पहला वरीयता तो कल्लू को दिया है, दूसरा अलगू को दिया है, तो इसमें से पप्पू और लल्लू ही होंगे, ये जाहिर सी बात है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इन 5 लोगों के ये थर्ड प्रेफरेंस को चुनेंगे। तो इसमें क्या पता चला, जब टोटल 22 वोटों की गिनती हुई तो यहां से पता चलता है कि जो पप्पू हैं इनको मिल गए हैं 11 वोट, और जो हमारे लल्लू हैं इनको भी मिल गए हैं 11 वोट। अब टोटल काउंटिंग की जाती है तो देखा जाता है कि इनके पप्पू के हो गए 56 वोट और इनके हो गए हैं 44 वोट। तो इस तरह से हमारे पप्पू जो है वो राष्ट्रपति बन गए अब भारत के। हालांकि पप्पू कभी बन नहीं पाएंगे, लेकिन मान लीजिए पप्पू बन गए। तो इस तरह से होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग एक वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि मेन फैक्टर कब फंसेगा, जब तीसरे राउंड की गिनती होगी, वहां पर फैक्टर फंसता है आमतौर पर। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इन 20 लोगों का तो पहला प्रेफरेंस तो इन्होंने कल्लू को दिया, दूसरे चेक करेंगे, और इन 2 लोगों का तीसरा चेक करेंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए इसमें से 5 लोग ऐसे आ गए कि जिन्होंने अलगू को चेक किया है, अलगू को दिया है अपना सेकंड प्रेफरेंस, उस स्थिति में क्या करेंगे, हम इनका तीसरा प्रेफरेंस देखेंगे। तो जाहिर सी बात है तीसरे प्रेफरेंस में इनका पप्पू या लल्लू ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति का। आशा करते हैं कि आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात, अगर आप लोग भी चाहें तो इस बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।